हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। कल आपका एमपी बोर्ड का पेपर है और आपके एग्जाम में आने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स में लेके आया हूँ जो आपको मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि आने वाले कुछ एग्जाम्स में मैंने देखा है जो बच्चों के प्री बोर्ड्स हुए थे तो टीचर्स का जो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं कुछ 6 क्वेश्चंस लेके आया जो टीचर्स के बहुत फेवरेट है। उनमें से मैं 6 और छाट के ले आया हूं आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए। लास्ट मोमेंट वीडियो है ऐसा समझो आपका मेरे लिए, ठीक है। क्या बोला? when price of a commodity fall and the quantity demand is increased by 100%। देखो बच्चों, दो फॉर्मूले होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। एक फॉर्मूला होता है चेंज एक फॉर्मूला होता है चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल डिमांड। एक तो ये फॉर्मूला होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन डिमांड इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल डिमांड, या फिर एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो टोटल दो ही फॉर्मूले थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आपको कैलकुलेट करने के लिए। जैसे पहला वाला फॉर्मूला तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, मगर जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल है बच्चों, ये याद रखना। जैसे क्या बोला, यहां बोला इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल बाय 80%, मतलब परसेंटेज चेंज कितना देके रखा 80%, एंड डिमांड इज इंक्रीज बाय 100%, डिमांड इज इंक्रीज बाय 100%, तो बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी निकल आएगा जो कि आएगा मोर देन 1%। क्यों बोल रहा हूं? प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन है। यहां दिख रहा है प्राइस कितने से गिरा है 80% से, मगर डिमांड कितने से इंक्रीज हुई है 100% से। तो याद रखना कि अगर आप इसका चेंज निकालने जाओ तो 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, 2.5, 2 1 2, तो याद आएगा 1.25। प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। फिर से बता रहा हूं क्या हो जाएगी? मोर देन 1 बच्चों की आपकी इलास्टिसिटी डिमांड कितनी हो गई? मोर देन 1 हो गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? देखते हैं क्या बोला। A consumer spent 80 on a commodity when price is 1 per unit, spent 96 when price is 2 unit। मतलब बच्चों जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखवाया था अब वो यहाँ एप्लीकेबल होगा। अगर मैं क्वेश्चन समझाने जाऊं तो क्या बोला, देखो यहां लिख देते हैं प्राइस और यहां लिख देते हैं यूनिट। इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कैलकुलेट होगा। देखो बोला a consumer spent 80 on a commodity when price is 1। बोला जब प्राइस 1 था तो आप 80 यूनिट खरीदते थे, 80 यूनिट खरीदते थे। फिर बोला जब प्राइस 2 रुपए पर हो गया आप स्पेंड करते हो 96 रुपीस। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो यहां अगर मैं बात करूं, यहां है एक्सपेंडिचर की बात। अगर मैं एक चीज लिखूं इरेजर, इसको लिखूं टोटल एक्सपेंडिचर। क्या लिखना है इसको? टोटल एक्सपेंडिचर। देखो अगर मैं यूनिट निकालने आया तो मुझे पता है यूनिट कैसे निकलेगा। जब मैं क्वांटिटी को प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकलेगा? यूनिट निकलेगा। क्लियर है? जो कितना आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 1 80। और जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। तो यहां यूनिट कितना हो जाएगा? 2 1 2 4 8, 2 8 16। क्लियर है? 46।
मतलब जब यहाँ क्या देख रखा है, एक्सपेंडिचर देख रखा है, टोटल कितने रुपए खर्च करते हो। जब प्राइस 2 रुपए था तो ये था टोटल एक्सपेंडिचर 96, तो यूनिट कितनी खरीदी आपने 48। जब प्राइस 1 था आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 80, तो आपके यूनिट कितने निकले 80। तो आप निकालोगे सबसे पहले चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कैसे निकलेगा, 48 माइनस 80 जो कि कितना आ जाएगा 32, वो भी नेगेटिव। देखो यहाँ पे साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव फिगर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझने पड़ेंगे। और प्राइस देखें 2 माइनस 1 जो कि कितना आया 1। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल डिमांड। अगर हम करने गए तो हम क्या करेंगे, चेंज इन डिमांड -32, चेंज इन प्राइस 1 इनटू ओरिजिनल प्राइस क्या था 1 अपॉन ओरिजिनल डिमांड क्या थी 80 यूनिट। अब देखो आपको सिंपल है, ये दिख रहा है, ये लेस देन यूनिटरी डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव में आने वाला है और वो भी पॉइंट में आने वाला है। अगर हम करें इसको सॉल्व तो 32 डिवाइडेड बाय 80 जो क्या आ जाएगा -0.4 इलास्टिसिटी हो जाएगा, ईडी कितना हो जाएगा -0.4 जो कि लेस देन 1 इलास्टिसिटी डिमांड है बच्चों। क्लियर होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, ये आने के बहुत चांसेस हैं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए। देखो क्या बोला, सबसे पहले मैं समझा देता हूं टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है टोटल यूटिलिटी। जब आप सारी यूटिलिटी को प्लस कर देते हो तो क्या कहलाता है टोटल यूटिलिटी। अगर मैं यहां लिखूं TU टोटल यूटिलिटी, सम ऑफ ऑल मार्जिनल, क्या हो जाएगा, जब सारी मार्जिनल यूटिलिटी को आप प्लस कर देते हो तो बन जाता है टोटल यूटिलिटी। अब वही मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। टोटल यूटिलिटी n वाली माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 वाली बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब अगर हम इसको सॉल्व करने गए, याद रखना पहली यूनिट पे जो भी दिया हो, चाहे प्रोडक्शन हो, कॉस्ट हो, रेवेन्यू हो, सप्लाई हो या आप यूटिलिटी की बात करो, सब में सेम वैल्यू होती है। अगर यहां पहली यूनिट पे 5 देके रखा है तो यहां पे भी कितना होगा 5, ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी से निकालेंगे, मतलब अगला सेकेंड यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी देख लेते हैं। वो हो जाएगी 9, अगर n हो गया तो पिछली यूनिट n-1 जो कि हो जाएगी 5 जो कि कितनी आ जाएगी 4। तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कितना निकलेगा 4। क्लियर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, मैंने बोला ना टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। जब आप 9 में 3 को प्लस करोगे, किसमें 9 में 3 को, तो आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा 12। अब 14 में से 12 माइनस करेंगे, मतलब अगर 14n हो गया तो 12 हो जाएगा n-1 जो कि कितना आ जाएगा 2। 14 में 1 प्लस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 15। देखो इसी के साथ ये वाला न्यूमेरिकल तो कंप्लीट हो गया। अगर मैं आपको TU और MU के रिलेशंस बताऊं तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये भी याद कर ही लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी वे में बता रहा हूं मैं आपको। देखो अगर मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ा तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ेगा। बोला क्या, जब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता है तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ता है। फिर अगला, जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है टोटल यूटिलिटी बढ़ता है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। मतलब क्या, गिरते हुए रेट से बढ़ता है। फिर अगला, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है।
क्या बोला, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है, ये याद रखना। फिर मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगती है मगर पॉजिटिव होती है। मतलब मार्जिनल अगर नेगेटिव भी हो जाए टोटल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा, मार्जिनल जीरो भी होगा और नेगेटिव भी होगा बच्चों। तो इस चैप्टर से ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समझ लेना। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अभी तक अपन ने 3 कर लिए, अब बोला चौथा न्यूमेरिकल। देखो यहां बात आती है प्रोडक्शन चैप्टर की। प्रोडक्शन से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 2 फैक्टर होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। कितने होते हैं, 2, फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होता है जो कभी भी नहीं चेंज होता, मगर वेरिएबल समय के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, ये याद रखना। सिंपल, प्रोडक्शन बढ़ाना है वेरिएबल फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम करना है वेरिएबल फैक्टर कम करना पड़ेगा, मगर फिक्स्ड फैक्टर कभी भी बदलेगा नहीं। अगर मैं इस क्वेश्चन को अब सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए लिख दूं, बीच में ले आते हैं, क्या देखे रखा है, बोला है यूनिट, यूनिट या लेबर देखे रखिए 0 1 2 3 4 5। फिर देखे रखा टोटल प्रोडक्ट, क्या देखे रखा 0 15 35 50 40 48। अब समझो, देखो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, जब आप क्वांटिटी इनटू प्राइस कर दो या फिर सम ऑफ ऑल मार्जिनल प्रोडक्ट, सम ऑफ ऑल मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या कर दो, जब आप सारे मार्जिनल प्रोडक्ट को प्लस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, टोटल प्रोडक्ट। तो अगर मैं यहां निकालने जाऊं तो मैं लिखूं मार्जिनल प्रोडक्ट, यहां लिखूंगा एवरेज प्रोडक्ट, क्योंकि यही 2 चीज इसमें कैलकुलेट करने को बोली। क्या बोली है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। सबसे पहले निकाल लेंगे अपन क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो पहले पे मैंने बोला ना, पहले पे जो होता है सब में लिख देना, मत दिमाग लगाना, यहाँ पे भी 15 आ जाएगा, यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। मतलब आप दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट करने लगोगे, मतलब एनपी निकाल रहे हो तो हो जाएगा टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 बच्चों। क्या, टोटल प्रोडक्ट 1 माइनस टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1 कर देंगे। अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करना है 35 माइनस 15 कर दिया 20, 50 माइनस 35 कर दिया आ गया 15, 40 माइनस 50 कर दिया आ गया माइनस 10। क्यों, क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू आप माइनस कर रहे हो। अगला 48 माइनस 40 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये न्यूमेरिकल में थोड़ी गड़बड़ी है ना, परीक्षा बोर्ड से उठाया है, कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं मगर सॉल्व तो करना ही है, गलती से आ गया ऐसे ही गलत क्वेश्चन तो। अब दूसरा देखते हैं, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। अब देखते हैं क्या होगा, 35 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 17.5। अगला बोला 50 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, तो ये आ गया 16.66। 40 डिवाइडेड बाय 4 10, 48 डिवाइडेड बाय 5 9.6। तो देखो इसी के साथ अगर मैं तुम्हें रिलेशन समझाऊं टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का, बच्चों देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या कहता है, बोलते सिर्फ आप एक फैक्टर को इंक्रीज करोगे, वो कौन सा फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर। बाय कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, मतलब फिक्स्ड फैक्टर को जब आप कांस्टेंट रखते हो ना तो वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहलाता है। इसमें 3 स्टेजेस होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न, यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा अगर मैं समझाने जाऊं। चलो देखो फर्स्ट स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ेगा,
और टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। किस पे बढ़ेगा? फर्स्ट स्टेज पे बढ़ेगा। प्रोडक्शन नया होता है, धंधा नया होता है, मशीनरी नहीं होती, लेबर इफेक्टिवली काम करती है, ठीक है। सेकेंड स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट गिरेगा, एवरेज प्रोडक्ट भी गिरेगा, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, गिरते हुए दर से बढ़ेगा। अगला थर्ड स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है, नेगेटिव हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट गिरता रहेगा, टोटल प्रोडक्ट भी गिरने लगेगा। मतलब समझो बच्चों, कौन सी स्टेज प्रोड्यूसर के लिए बेस्ट स्टेज होती है? वो होती है सेकेंड स्टेज। कौन सी? जहां पे बिजनेसमैन को उसका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो मिल जाता है, वो कौन सी स्टेज होती है? सेकेंड स्टेज। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो, ठीक है। क्या बोला? अच्छा, रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, देखते हैं क्या बोला। बोला compute total revenue, marginal revenue, average revenue when market price of each unit is 10। मतलब यहां बात हो रही है when price of the commodity is fixed। जब price of the commodity fix हो जाती है, उस केस में आप कैसे सॉल्व करते हो? देखो, मैं यहां लिख दूं प्राइस 10 10 10 10 10 10 10। अब मैं निकालूंगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? क्वांटिटी इनटू प्राइस। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? TRN माइनस TRN माइनस 1। फिर एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा? TR डिवाइडेड बाय यूनिट। अब समझो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव, एक नंबर क्या बनाओ, 4 नंबर में आ जाएगा एंट्री बोर्ड में। देखो, जीरो पे तो कुछ नहीं आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले लेवल पे जो है वही होगा। मतलब क्या? यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। अब 2 इंटू 10, सबसे पहले TR निकलेगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, 50, 60। समझो क्या हुआ? क्वांटिटी से प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 10, 3 से 10, 4 से 10, 5 से 10, 6 से 10, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबका डिफरेंस निकालेंगे, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 10 10। अब देखो एवरेज रेवेन्यू भी क्या आएगा? 10 डिवाइडेड 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 40 डिवाइडेड बाय 4 10, 50 डिवाइडेड बाय 5 10, 60 डिवाइडेड बाय 6 10। मतलब क्या हो रहा है? मतलब एक कंपटीशन होता है जिसका नाम होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या बोलता है? वो बोलता है पहले तो होमोजेनस प्रोडक्ट होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे फर्म प्राइस टेकर होनी चाहिए, जो एसोसिएशन का हेड डिसाइड करेगा वही प्राइस आपको फॉलो करना है। आप नया प्राइस कोट नहीं कर सकते, आप मार्केट में प्राइस कंपटीशन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ होता है होमोजेनस प्रोडक्ट, यहाँ होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। मतलब क्या बोल रहा हूं? जहां पे AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस हो जाए, वो परफेक्ट कंडीशन होती है परफेक्ट कंपटीशन की। क्लियर है? एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन परफेक्ट कंपटीशन, तो तुम्हें लिखना है लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर। बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है, सबको परफेक्ट नॉलेज है, किसी को भी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, सबको भरपूर ज्ञान है। फर्म प्राइस टेकर है, जो एसोसिएशन का हेड होगा ना, वो डिसाइड करेगा क्या प्राइस पे खरीदना है, क्या प्राइस पे बेचना है। सबको वही फॉलो करना है, कोई भी अपनी तरफ से नया प्राइस नहीं लाएगा। फिर जब प्राइस टेकर हो गई तो सबको क्या मिलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस होगा बच्चों। क्लियर होगा यहां तक? ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोला है? लो, एक और उड़ता हुआ तीर आपके लिए लेके आए हैं। मार्जिनल कॉस्ट, मतलब आप बात कर रहे हो कॉस्ट की।
अब क्या क्या निकालने को बोल रहा है? बोल रहा है वेरिएबल निकालो, फिक्स निकालो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, सब निकाल लेंगे बच्चों। चलो देखते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। देखो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट देखो दो तरीके से निकलती है। पहला VCN माइनस VCN माइनस 1। किससे निकलेगी? VCN माइनस VCN माइनस 1 या फिर TCN माइनस TCN माइनस 1 बच्चों। इससे टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। चलते हैं क्वेश्चन में। क्या बोला? टोटल फिक्स कॉस्ट इज 100, मतलब फिक्स कॉस्ट गिवन है। यहां लिखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट 100। याद रखना फिक्स कॉस्ट की प्रॉपर्टी होती है कभी भी बदलते नहीं है। एक बार जो बनाया वही बनाएंगे, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कभी भी बदलता नहीं है। मतलब सब जगह क्या होगा? यहां तो 0 ही होगा। 100 100 100 100 100 ये लिख के रखा है, ठीक है। अब मैंने बोला ना VCN माइनस VCN माइनस 1, तो अब अपन निकाल देते हैं VC, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? देखो पहला तो आपको पता ही जो होगा वही होगा, 500, ठीक है। 500 में 300 प्लस करा, क्यों? क्योंकि अगला माइनस पिछला होता है तभी VC निकलता है। ये हो जाएगा 800, ठीक है। फिर अगला 300 में 200, मतलब 800 में 200 प्लस करा, कितना आएगा? आएगा 1000। फिर 1000 में 300 1300, 1300 में 500 1800, 1800 में 800 2600। अब हमें पता है TC निकलेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जब आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल को प्लस कर देते हो तो क्या बन जाता है? टोटल कॉस्ट। तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 1400, ये हो जाएगा आपका कितना? 1900, ये हो जाएगा आपका 2700। क्लियर है बच्चों? अगला AFC। AFC कैसे निकलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। जब आप किसको? फिक्स कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते हो तो क्या निकलता है? तो अपना निकलता है क्या? वेरिएबल कॉस्ट। क्या निकलता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट निकलता है। सॉरी ये डिलीट हो गया ना, तो देखते हैं, अब निकाल लेते हैं। क्या? फिक्स कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करेंगे, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100। देखो 100 डिवाइडेड बाय 1 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 50, 100 डिवाइडेड बाय 3 33.33, 100 डिवाइडेड बाय 4 25, 100 डिवाइडेड बाय 5 20, 100 डिवाइडेड बाय 6। क्या डिफिकल्ट लेवल है क्वेश्चंस का। ये हो जाएगा 16.66। क्लियर होगा? अगला निकाल लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से वेरिएबल कॉस्ट। तो ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या करेंगे? 500 डिवाइडेड बाय 1 500, 800 डिवाइडेड बाय 2 400, 1000 डिवाइडेड बाय 3 1000 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा 333.33। फिर हो जाएगा 1300 डिवाइडेड बाय 4 जो कि हो जाएगा 325। फिर हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 5 जो कि हो जाएगा 360। फिर हो जाएगा 2600 डिवाइडेड बाय 6 जो कि हो जाएगा 433। अब किसकी बात हो रही है? अब हो रही है AC एवरेज कॉस्ट। देखो जिस तरीके से हम फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं टोटल कॉस्ट, वैसे ही एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट होता है। AFC और ABC को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? AC निकलेगा एवरेज कॉस्ट। प्लस कर देंगे दोनों को 600
ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 33.33 प्लस 33.33, ये हो जाएगा 366.66, फिर ये हो जाएगा 350, फिर हो जाएगा 380, फिर हो जाएगा 433 प्लस 16.66, ये हो जाएगा 449.66। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड। पहला, यू शेप कॉस्ट कर्व 3 होती है, कितनी होती है? 3, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। यू शेप कॉस्ट कर्व कितनी हो गई? 3। क्या? यू शेप, एबीसी, फिर एसी और एमसी, ये तीनों कॉस्ट कर्व क्या हो गई है? तीनों कॉस्ट कर्व हो गई आपकी क्या? सिंपल बात में यू शेप कॉस्ट कर्व। एएफसी की प्रॉपर्टी है, कंटीन्यूअसली गिरता रहता है मगर कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप कॉस्ट कर्व होती है, एवरेज कॉस्ट यू शेप कॉस्ट कर्व होती है, मार्जिनल कॉस्ट यू शेप कॉस्ट कर्व होती है। वेरिएबल कॉस्ट एक इनवर्सली एस शेप कॉस्ट कर्व होती है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट लाइन होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है। तो देखो इससे तात्पर्य ये है, अगर आपने ये वीडियो अभी तक देख लिया है मतलब आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस तो आपने माइक्रो के 100% कंप्लीट कर लिए। इसके पहले मैं मॉर्निंग में एक लाइव लेक्चर लिया था जिसमें मैंने माइक्रो और मैक्रो के दोनों के पूरा की पूरा थॉरली पढ़ाया है, तो कृपया मेरे उन वीडियोस को देख लिए क्योंकि उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद और कल के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा रही तो सब अच्छे नंबरों से पास होंगे। जय माता दी। क्लियर है? बस बाय।